वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 26 अमन ने किया याना को ऑनलाइन यूज रोमांटिक स्केम। अब याना को एकदम पतंगे लग गए और गुस्से से चीख कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो। तब अमन ने कहा, उतारती हो या मैं खुद आकर उतारूं? अगर मैं आया तो फिर तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। अब याना गुस्से में एक झटके से नाइटी की तानियां खोलकर और उतार दी। अब अमन उसको 2 पीस में स्क्रीन में खड़ा देख रहा था और अमन ने अब स्क्रीन पर हाथ फेरा जिसमें याना का वजूद चमक रहा था और अब अमन ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, ये ब्रा और पैंटी भी उतारो। अब याना का खून खोल गया। अब मैं कुछ नहीं उतारूंगी। याना ने गुस्से में कॉल काटने ही वाली थी, तब ही अमन ने कहा, ऐसी गलती भी मत करना वरना तुम्हारे घर से मेरे बंगले का फासला सिर्फ 10 कदम की दूरी पर है। अगर मैं आ गया तो रात भर तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा, इसलिए शराफत में ऑनलाइन मुझे संतुष्ट कर दो। अमन उससे अपनी बात मनवाने के लिए झूठ बोल रहा था। वो अपने बंगले में है, वरना वो उससे कई 100 किलोमीटर दूर राजस्थान में था। अब याना के हाथ बटन दबाते दबाते रह गए। अब याना ने बेबसी से कहा, प्लीज मुझसे नहीं होगा। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, इतना हेसिटेशन क्यों दिखा रही हो? मैं तुम्हें नीचे से लेकर ऊपर तक देख चुका हूँ, फिर भी इतना क्यों घबरा रही हो? और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देखना चाहता है, कोई गैर नहीं, इसलिए अब चलो शाबाश उतारो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और याना ने अब बच्चों की तरह रोते हुए उसने अपनी ब्रा उतार दी और फिर पैंटी, लेकिन याना ने कैमरा चेहरा के पास कर लिया। तब अमन ने कहा, कैमरा नीचे लेकर जाओ। याना ने फिर से कुछ कहना चाहा, तब अमन ने कहा, अगर अब तुम ने कोई भी सवाल किया तो अब मैं वही आ जाऊंगा। तब याना ने कहा, आकर दिखाओ, मेरी मोम है यहाँ पर, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अब अमन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ मुझे मेरी बीवी से मिलने से रोक सकती है? कभी नहीं, और वैसे भी तुम्हारी माँ हमेशा की तरह इस टाइम क्लब में है। अब याना हैरान हुई, तुम्हें कैसे पता? तब अमन ने कहा, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे घर की हर खबर रखता हूँ, इसलिए अगर अब चाहती हो तुम्हें फिर से तकलीफ न हो तो अब बिना किसी सवाल जवाब के अच्छे बच्चों की तरह बात मानती जाओ। चलो कैमरा नीचे ब्रेस्ट पर लाओ। अब याना ने बेबसी से कैमरा नीचे किया और फिर अमन की सांसें भारी होने लगी और अमन ने अब तड़प कर उसके ब्रेस्ट को हाथ से दबोचना चाहा, लेकिन याना स्क्रीन में थी, इसलिए अमन सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मुट्ठी भींचकर बेबसी से रह गया। अब अमन सेंसुअल हो रहा था और उसने याना से कहा, याना हाथ में लो और मेस करो। और अब याना उसकी बात मानते हुए अपने ब्रेस्ट को मेस कर रही थी और अमन गहरे गहरे सांस ले रहा था। और अमन ने आहिस्ता से कहा, और टाइट करके मेस करो। और याना, अब याना उसका ऑर्डर फॉलो कर रही थी और अमन ने अब स्क्रीन पर उसके सीने पर होंठ रखे, लेकिन होंठ काट कर रह गया। अब अमन ने आहिस्ता से कहा, नहीं रहा जा रहा तेरे बिन एक पल भी, मैं बेचैन इस कदर हूँ, जी करता है जी भर कर प्यार करूँ तुझे, लेकिन तुझे छू भी नहीं पा रहा, देख मैं बेबस किस कदर हूँ। अब अमन ने स्क्रीन पर माथा टिकाते हुए कहा, याना कैमरा नीचे लाओ। और याना अब कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पेट तक लाए तो अमन उसके पेट को बेताबी से चूमना शुरू कर दिया, लेकिन वो स्क्रीन ही चूम रहा था। अब अमन ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, अब नीचे बैठो और कैमरा नीचे लाओ। अब याना ने बेबसी से कहा, क्यों तड़पा रहे हो मुझे भी और खुद को भी? तब अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तड़प रहा हूँ ना तो तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा, नीचे लाओ कैमरा। अब याना ने आहिस्ता आहिस्ता कैमरा नीचे ले आई और अमन उसको देखते हुए लंबे लंबे सांस ले रहा था, क्योंकि अब अमन के सामने उसका वाइट प्राइवेट पार्ट दिख रहा था। अब अमन ने भारी होती आवाज में कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम और तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा हर अंग मेरे लिए है। अब अमन ने फिर से कहा, याना रबिंग करो। और याना ने रोते हुए कहा, प्लीज। तब अमन ने गुस्से से कहा, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, मैंने कहा रब करो वरना मैं तुम्हारा वही आकर गला दबा दूंगा। और अब दोनों सिसकियां ले रहे थे। अब अमन ने स्क्रीन पर होंठ रखते हुए मदहोशी में कहा, उफ, मुझे पागल कर दिया तुमने, आई वॉन्ट फक यू याना, आई वॉन्ट फक यू याना, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तुम्हारे अंदर उतरना चाहता हूँ, तुम्हारे जिस्म को कतरा कतरा पीना चाहता हूँ। अमन स्क्रीन पर हाथ चलाता हुआ याना को छूने की कोशिश में पागल सा हो रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था, वो याना को इसके अंदर खींचकर बाहर निकाल ले। याना आवाज़ें भर रही थी और इधर अमन खुद को तकलीफ दे रहा था और दोनों के सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। याना ने कैमरे में देखा अमन मैस्टरबेशन कर रहा था और उसको भी मजबूर कर रहा था ये सब करने के लिए। अमन ने भराई हुई आवाज में कहा, याना मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, अगर तुम मुझसे दूर हुई याना तो मैं खून नदियां बहा दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम मेरा जुनून, मेरा पागलपन बन चुकी हो।
बाहर दरवाजे पर धारा और मयंक खड़े थे। अब धारा ने मयंक से कहा, ये तो थारे भाई सा का दरवाजा बंद हो रहा से, हम बाद में बात करेंगे। तब मयंक ने कहा, ना भाभी सा अभी बात करो वरना फिर भाई सा काम में लग जाएंगे। अब वो बस सो रहे होंगे और आप उनकी होने वाली बीवी से आपका इतना तो हक बनता है कि आप उनके बिना परमिशन के अंदर जा सको। लाओ अपने बालों की पिन दो, मैं अभी लॉक खोल देता हूँ। ऐसा कुछ खास ना करते वो कमरे में, क्योंकि उनकी होने वाली बीवी तो कमरे के बाहर है। अभी कुछ प्राइवेट ना उनकी जिंदगी में, चलो आप अंदर। अब मयंक ने धारा की पिन से दरवाजा खोल दिया। अब उन दोनों ने देखा स्क्रीन पर एक लड़की की गंदी वीडियो चल रही है और अमन ने अपनी जीन्स की जिप खोल रखी थी और उस लड़की की गंदी वीडियो पर होंठ रखे हुए थे और गहरे गहरे सांस ले रहा था और जल्दी जल्दी मैस्टरबेशन कर रहा था। और ये नजारा देखकर धारा की एक चीख निकली, हाय राम, और वो गोली की स्पीड से बाहर भाग गई। और अमन ने एक फुर्ती से स्क्रीन ऑफ की और अपनी जिप बंद की और अब मयंक भी जल्दी से मुंह फेर कर बाहर की तरफ भागने लगा। तब अमन के अंदर गुस्से और शर्मिंदगी से लावा सा पकने लगा और अमन ने दहाड़ कर कहा, What hell are you doing here? क्या कर रहे हो तुम मेरे रूम में? और दरवाजा लॉक था, तुम अंदर कैसे आए? तब मयंक ने कांपते हुए कहा, भाई सा धारा भाभी सा की बालपिन से खोल लिया था। गलती हो गई भाई सा, क्योंकि हमें लगा था आप सो रहे होंगे, हमें क्या पता था आप बंद कमरे में यू सब कर रहे। अब अमन ने दहाड़ कर कहा, दफा हो यहाँ से। और अब अमन ने बाल मुट्ठी में भींच लिए। अब मयंक ने आगे बढ़ते हुए आहिस्ता से कहा, भाई सा अगर नौबत यहाँ तक आ गई है तो आप धारा भाभी सास से ब्याह क्यों नहीं कर लेते। अब अमन ने गुस्से से चीख कर कहा, शट अप, और मयंक उल्टे कदमों भागा। अब अमन बेड पर सर थाम कर बैठ गया। अब धारा भागती हुई किचन में आई और वो बुरी तरह बौखला रही थी। अब चंचल ने मुस्कुरा कर कहा, हो गई जीजा सा से बात। अब धारा ने चूल्हे पर रखी तेल की कढ़ाई देखकर घबराते हुए कहा, यूं कहकर रीतम, और उसने खोलते तेल की कढ़ाई गैस से उतार कर रख दी। और तब चंचल ने हैरान होकर मुंह फाड़ कर कहा, यूं के तन ने गर्म कढ़ाई गैस से उतार दी, इसमें पूरियां तलनी थी। अब धारा ने बौखला कर प्लेट में रखे लोई कढ़ाई में पलट दी। तब पूनम ने कहा, एक हो गया, यूं के किया? पूरियां बेले बिना कढ़ाई में पलट दी। अब धारा ने एकदम कढ़ाई में देखा तो उसमें डालने वाली थी। एकदम चंचल ने हाथ पकड़कर खींचा और उसको कंधों से पकड़कर झकझोर कर कहा, के पागल तो नहीं हो गई, के हो रहा है तन्ने। तब धारा जमीन पर धड़ाम से बैठ गई और दुपट्टा में ठूस कर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब दोनों बुरी तरह घबरा गई और उसको हाथ पकड़कर बाहर लाई। धारा जिज्जी के होया। तब धारा ने कहा, पता नहीं थारे जीजा जी को के हो गया। कितनी ओछी हद करन लाग रे अकेले में। तब चंचल ने कहा, पूरी बात बता के होया। अब धारा ने पूनम से कहा, तू अंदर जा पूनम, थारे वो भाई सा है, तू अंदर जा। तब पूनम अंदर चली गई और अब धारा ने रो रो कर चंचल को बताया और चंचल ने मुंह पर हाथ रखा और कहा, ये जीजा जी पर कौन सा गंदा बहुत चढ़ गया, पहले तो ऐसे ना थे। अब धारा ने कहा, चंचल मैं तो बर्बाद हो गई, महारा होने वाला पति ऐसा है, मैं क्या करूं। तब पीछे से उसकी चाची जो सारी बात सुन चुकी थी मुस्कुरा कर बोली, इसमें इतना रोने वाली को नो बात ना है, धरा यू उम्र ऐसी हो गए है। और फिर अमन शहर में रहे, शहर की तो हवा हो ही खराब से। आजकल के शहर के छोरा में यू हकता जाए है, जब उसका ब्याह हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। इसका मतलब बस यू है, अमन को लुगाई चाहिए, उसकी जवानी चरम सीमा पे से। तू रोना धारा, इसमें इतना घबराने वाली बात ना है, छोरे इस उम्र में ऐसे। और धारा ने कहा, मामी सा महारे को तो बहुत डर लग रहा। डर काहे रही है, ये कोई इतनी बड़ी बात ना। अब मयंक भागता हुआ सूरज के कमरे में आया और जो हंसी उसने दबा रखी थी अब जोर जोर से हंसने लगा। और अब सूरज ने कहा कि हो गया, पागल तो नहीं हो गया। तब मयंक ने कहा, बात ही ऐसी है। तब सूरज ने पूछा कि बात है। अब मयंक ने कहा, महारे अमन भाई सा होर्नी बॉय बन चुके हैं। तब सूरज ने कहा कि बात करा से। तब मयंक ने कहा, हाँ अमन भाई सा फोन देख कर वही करे जो हक तू करे था, थारी आदत तो छूट गई। लेकिन अमन भाई सा में आ गई और अब सूरज सर पकड़ बैठ गया और धीरे धीरे ये बात पूरे घर में फैल गई और अमन शर्मिंदगी के मारे कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। और अब सुमेर ने पीरामल से कहा, भाई सा आप बहुत जल्दी करके अमन का ब्याह करा दे, क्योंकि आपका छोरा बिगड़ चुका है। अब ये सारी बात पीरामल को पता चली तो उसने कान छूकर कहा, राम राम, या छोरा हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ेगा, बेशरम बेगैरत। अगर इतनी ही जवानी में आग रही है तो ब्याह क्यों नहीं कर लेता, मैं आज ही उससे बात करूंगा।
मोना, रेशमा और उसका भाई तीनों अब अपने पर्सनल वकील के पास बैठे थे। अब उनके वकील ने कहा, मोना जी, मैंने आपकी बेटी की शादी को लेकर सब पता कर लिया है। मैं साहिल सर के वकील तोमर से भी मिल चुका हूँ। इस शादी का अब से 7 महीने पहले कोई वजूद नहीं था। एक अर्जी में ये शादी खारिज हो जाती, लेकिन अब नामुमकिन है। अब मोना के भाई योगी ने कहा, क्या मतलब? तब उनके वकील ने कहा, मतलब ये जिस तरह से याना की शादी हुई है वो शादी कानूनी रूप से अवैध थी। और दूसरी बात, कोई भी कोर्ट मैरिज तब मान्य होती है जब पति पत्नी कम से कम 3 महीने का अरसा एक साथ बिता चुके हो, तो कोर्ट मैरिज फिर कानूनी रूप से मान्य हो जाती है। तब मोना ने कहा, लेकिन मेरी बेटी ने उसके साथ 3 महीने क्या 3 दिन नहीं बिताए हैं। ये आप कह रही हैं मोना जी, लेकिन कोर्ट में अमन सिंह शेखावत ने ये साबित कर दिया है कि वो पिछले 1 साल से अपनी बीवी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है और इसलिए उसकी शादी पर सरकारी स्टाम्प लग चुका है। अब मोना को शौक लगा और उसने गुस्से में कहा, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी बेटी कभी उसके साथ नहीं रही है। तब वकील ने एक फाइल मोना के सामने रखकर कहा, ये देखिए सबूत आपकी बेटी के और अमन के। अब मोना ने देखा, उसमें एक जगह अमन और याना एक साथ बेड पर सो रहे हैं, दूसरी जगह वो दोनों एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हैं। कहीं वो अमन के साथ उसके कंधे पर सर रखकर सो रही है, एक जगह याना अमन की बाहों में लेकर उसको किस कर रही है। और भी ना जाने हजारों फोटो थे जो एक फाइल के रूप में थे। अब वकील ने कहा, और सबसे बड़ा सबूत, आपकी बेटी इस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर चुकी है, जिस पर 17 साल पहले साहिल ने साइन किए थे और बालिग होने के बाद याना को साइन करने थे। अब मोना सदमे से ढह गई। अब मोना ने कहा, मैं अपनी बेटी से पूछे बिना ही ये कह सकती हूँ, उस हरामखोर ने ये सब मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर किया है, क्योंकि मेरी याना उसको जरा भी पसंद नहीं करती। उसने जरूर उसको डरा धमाका कर ये सब कराया होगा। तब वकील ने कहा, मैं जानता हूँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है और वो लड़का सबूत दे चुका, इसलिए कोर्ट ने उसकी शादी को लीगल करार दे दिया है। अब वो कानूनी और धार्मिक दोनों तरह से उसकी बीवी है। तब रेशमा ने कहा, कोई तो रास्ता होगा, आप पैसे की फिक्र ना करें, हम पैसा पानी की तरह बहा देंगे, बस हमारी बेटी को उससे तलाक दिला दो। तब वकील ने कहा, इसका एक ही रास्ता है, अगर आपकी बेटी कोर्ट में गवाही दे दे के वो अमन से तलाक चाहती है, क्योंकि अमन ने उसको अपने साथ ब्लैकमेल और जबरदस्ती रहने पर मजबूर किया है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और वो उसको टॉर्च करता है, उसको मोलेस्ट करता है और उसको छोड़ने पर जान से मारने की धमकी देता है, जो कि एक सच है। तो कोर्ट बहुत जल्दी इस बारे में सुनवाई करेगा, बस आपकी बेटी को थोड़ी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। अब मोना याना के पास आई और अब सारी बात सुनने के बाद याना ने एकदम घबराते हुए कहा, नहीं मोम, मैं कभी अमन के खिलाफ नहीं जाऊंगी, आपको नहीं पता वो कितना क्रूर है। और गुस्से में तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है, फिर कोई लिमिट कोई परवाह नहीं करता सामने उसके कौन है। मैंने उसके गुस्से को झेला है, मुझे पता है वो कैसा है। प्लीज मोम, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं दूंगी उसके खिलाफ गवाही। तब मोना ने कहा, कुछ नहीं कर सकता है वो, याना तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। अब याना ने रोकर कहा, लेकिन जब मुझे आपकी जरूरत होती है तब आप नहीं होती हो, मुझे अकेला छोड़ देती हो। उसने कल फिर से मुझे हरासमेंट दिया। अब मोना का खून खोल गया, क्या किया है उसने, क्या वो यहाँ आया था? अब याना बुरी तरह से रोने लगी। चैप्टर 27 अमन की जान का सौदा। मैं नहीं दूंगी उसके खिलाफ गवाही। तब मोना ने कहा, कुछ नहीं कर सकता है वो, याना तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। अब याना ने रोकर कहा, लेकिन जब से मुझे आपकी जरूरत होती है तब आप नहीं होती हो, मुझे अकेला छोड़ देती हो। उसने कल फिर से मुझे हरासमेंट दिया। अब मोना का खून खोल गया, क्या किया है उसने, क्या वो यहाँ आया था? अब याना बुरी तरह से रोने लगी और उसने रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बता दिया। और अब मोना गुस्से से मुट्ठियां भींच रही थी। तब मोना ने कहा, याना तुम्हें अब उसके खिलाफ गवाही देनी होगी, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। और अपनी माँ पर भरोसा रखो, एक बार केस फाइल हो जाए फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल राज के पास मुंबई भेज दूंगी। राज अंकल के पास? तब उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, वो राज अंकल तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब याना को याद आया, वो 1-2 बार मिली थी उनसे अपनी माँ के ही जरिए, और याना को वहाँ जाकर पता चला था उसके अंकल बहुत पावरफुल आदमी है और वो याना को बेटी की तरह प्यार करते थे। सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट, 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 सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट।
अमन अब कमरे में गर्दन झुकाए अपने बाप के सामने बैठा था। कमरे में बस अमन, उसके चाचा और बाबूजी थे। अब पीरामल ने कहा, तू उन गंदी औरतों के चक्कर में खुद बर्बाद कर रिया से तन्ने होश भी है। तब अमन ने आहिस्ता से कहा, बाबूजी उसको कुछ मत कहे, आपको जो कहना है मुझे कहे। तब पीरामल ने कहा, अरे क्यों ना कहूँ, उन घटिया गंदी लुगाइयों को जेल लूंगाए हमारे देश की नस्ल बर्बाद कर रही से। इसलिए तू सीता जैसी छोरी जो तन्ने राम समझकर थारी पूजा करे, उस गंगा जैसी पवित्र छोरी को छोड़कर एक ऐसी लुगाई को पसंद कर रहा से जो औरत के नाम पर भी कलंक हो है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, भी तू यहाँ से जावेगा तो धारा से शादी करके लौटेगा। तब अमन ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तब पीरामल ने कहा, क्यों ना करेगा? बंद कमरे में ऐसी लुगाइयों को देखे देख कर घटिया हरकत करेगा, और के देखे इन लुगाइयों को, जे वो नीच और गिरी हुई औरतें से जो पैसों के लिए कुत्ते के नीचे लेट जावे। अब अमन ने दहाड़ कर कहा, बाबूजी बस बहुत हो गया। अब पीरामल आंखें फाड़े अमन को देखने लगा। अब अमन ने एक गहरा सांस लेकर गुस्सा बाहर करते हुए हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मुझे जान से मार दीजिए, मैं उफ भी नहीं करूंगा, लेकिन उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। तब सुमेर ने कहा, कौन है वो लड़की जिसकी खातर तू अपने बाबूजी के सामने इतनी ऊंची आवाज में बोल गया? अब अमन ने अपनी अंगूठे और उंगलियों मदद से आंखों दबोचा। अब खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, माफ कर दीजिए बाबूजी, क्योंकि पीरामल अभी तक सदमे में खड़े थे। अब पीरामल ने कहा कि चक्कर चला रहा था राज शहर में। तब अमन ने कहा, कोई चक्कर नहीं बाबूजी, मैं उससे शादी। इसके आगे कुछ बोलता तभी पीरामल ने दहाड़ कर कहा, खबरदार छोरा, खबरदार, अगर इसके आगे तन ने एक लफ्ज भी कहा तो यही तेरे बाबूजी की लाश पड़ी मिलेगी। तब अमन ने कहा, ठीक है, नहीं कहता, लेकिन मैं धारा से भी शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। और ये कहकर अमन बाहर निकल गया। और अब अमन कमरे में आकर अपना बैग तैयार करने लगा वापस जाने के लिए। और तभी मयंक भागता हुआ आया, भाई साहब जल्दी चलिए, बाबूजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब अमन बाहर की तरफ भागा और अब वो अपने बाबूजी को हॉस्पिटल ले गए। और अब चारों तरफ तनाव का माहौल बन गया और सब घर में रो रहे। 13 साल की शिवानी अमन के पेट से चिपकी हुई रो रही थी, क्योंकि वो हाइट में अमन की कमर तक ही आती थी। अब अमन ने झुककर शिवानी के सर को चूम कर कहा, शिवानी कुछ नहीं होगा बाबूजी को, सब ठीक हो जाएगा। अब अमन को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और धारा मयंक पर भड़क रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो उसने कहा, अब वो खतरे से बाहर है, मेजर अटैक आया था, आप शाम को मिल सकते हैं उनसे। और अब शाम को सब उनसे मिल रहे थे। और सबसे लास्ट में अमन कमरे में गया तो पीरामल ने गुस्से में कहा, मयंक कह दे इससे मेरे सामने से चला जाएगा, मन ने ना देखनी, इसकी सूरत बहुत बड़ा हो गया है, जे अपनी मर्जी करेगा तो कर अपनी मर्जी, लेकिन महारते इसके सब रिश्ते खत्म हो जावेंगे। तब अमन ने आहिस्ता से उनके पास बैठा और उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से कहा, बाबूजी जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, फिर जिससे आप कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। तब एकदम पीरामल ने कहा, तो वचन दे महारे को, तो धारा से ही शादी करेगा। अब अमन अंदर घबरा गया, उसको अब अपने चाचा को दिया वचन याद आ गया, एक वचन वो याना के बाप को भी दे चुका था, जिंदगी भर उसका साथ निभाने का। तब अमन ने आहिस्ता से कहा, बाबूजी प्लीज मुझे वचन में मत बांधे। तब पीरामल ने कहा, तू अब शहर वापस जाएगा तो वचन के साथ बंद कर ही जाएगा। और अमन को ना चाहते हुए भी वचन देना पड़ा, लेकिन उसने कहा, जिससे आप कहेंगे मैं उससे शादी करने का वचन देता हूँ। और अब उसके बाबूजी घर आ गए थे। अब अमन बाहर जा रहा था जब धारा ने कहा, महारे को आपसे एक जरूरी बात करनी। तब अमन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या करनी है? अब धारा ने कहा, आप चंचल के आने वाले रिश्ते को मना करा दे, क्योंकि चंचल और मयंक एक दूसरे को प्रेम करे से। अब अमन ने देखा चंचल और मयंक सर झुकाए खड़े थे और उन्होंने फिर सब अमन के सामने कह दिया। और अमन ने उनको गुस्से से देखते हुए कहा, ये बात तुम दोनों अब बता रहे हो जब शाम को मेहमान आ रहे हैं? अब मयंक ने सर झुकाए कहा, कल मैं और धारा भाभी सा यही कहने आ रहे थे आपके कमरे में। अब अमन ने मयंक की बात काट कर कहा, तुम धारा को भाभी क्यों कह रहे हो? तब अमन ने हैरान होकर कहा, हम तो धारा को धारा भाभी सा ही बोलते हैं। अब अमन ने कहा, क्यों? तब मयंक धारा को देखते हुए कहा, क्योंकि ये आपकी होने वाली बीवी है। कल मैं और धारा भाभी सा यही कहने आ रहे थे आपके कमरे में। अब अमन ने मयंक की बात काट कर कहा,
अब शाम को रिश्ते वाले आए और चंचल और पूनम का रिश्ता तय हो गया और अमन वापस चला गया। धारा उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार की तरह कुछ न कह सकी और हर बार की तरह इस बार भी छत पर खड़ी होकर अमन की गाड़ी को हवेली से दूर जाता देख रही थी और 2 आंसू बहते हुए उसके गालों पर लुढ़क गए। तभी अब वकील ने कहा, अब ये 15 दिन का नोटिस है, अगर मिस्टर अमन शेखावत कोई नोटिस नहीं करते हैं तो फिर हम इस केस आगे बढ़ाते हुए सीधा तलाकनामा साइन करा कर भेजेंगे। अब याना बौखलाते हुए इधर से उधर टहलने लगी और तब मोना ने उसका सामान पैक करा दिया और याना ने कहा, मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है, जब अमन को ये नोटिस मिलेगा तो पता। अब याना को सामने ही दरवाजे पर उसके सिंघानिया अंकल मिल गए। दरमियान साइज का आदमी, ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेंच दाढ़ी, ब्लैक 3-पीस सूट और आंखों पर काला चश्मा, और उसने याना को देखते ही सीने से लगाया लिया। वेलकम माय प्रिंसेस, वेलकम होम। आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब याना ने हंसते हुए कहा, नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं हुई। और अब उन्होंने याना से कहा, जाओ आप फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर पर बात करते हैं, आप थक गई होंगी। अब याना को सर्वेंट अंदर ले गई। अब याना को देखकर उसका भाई बोला, भाई साहब लड़की बड़ी कयामत चीज है, कौन है ये? तब राज ने कहा, शट अप संजय, मेरी बेटी है वो। तब संजय ने कहा, क्या बात करे हो, आहना भाभी ने कब बच्ची पैदा की? तब राज ने कहा, इसकी माँ आहना नहीं बल्कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मोना सिकंद है। तब उसके भाई संजय ने कहा, इसका मतलब ये मोना और आपकी नाजायज औलाद है। तब राज ने कहा, हाँ लेकिन ये मुझे अंकल ही बुलाती है, इसको नहीं पता मैं इसका असली बाप हूँ। दिल 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 दिल। अब सब ही आर्मी ऑफिसर की मीटिंग चल रही थी और अमन को अब पता चला था जिन पाकिस्तान की आर्मी ने उनके 5 जवानों को बंदी बनाया हुआ था वो उनकी रिहाई के बदले मेजर अमन शेखावत को मांग रहे थे, जिस पर सब आर्मी लोगों की राय एक थी, वो अमन को पाकिस्तान दुश्मनों के पास नहीं भेजेंगे। तब अमन ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी एक जान के बदले 5 जान बच रही है। तब लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, लेकिन मेजर उनकी जान से ज्यादा आपकी जान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फौजी तो हर साल हजारों भर्ती होते हैं, लेकिन आपके जैसा मेजर करोड़ों में से एक बार मिलता है, इसलिए हम आपकी जान का रिस्क नहीं ले सकते। तब अमन ने कहा, सर आप मेरी टेंशन मत लो, ये अमन शेखावत इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। तब एक ने कहा, मेजर साहब ये कोई मूवी नहीं चल रही जहां एक जट जाता है और पूरे पाकिस्तान को हिला देता है, ये हकीकत है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, मजाक नहीं है। तब अमन ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ये हमारे जवानों की जिंदगी का मामला है, मजाक नहीं है। और मैं मेजर जो आर्मी को सबसे पहले, उनको हर चीज से पहले वतन और उसकी जनता है, तो फिर खुद कैसे उनको अपने खोखले लफ्जों का यकीन दिलाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वो भी अकेला। तब ब्रिगेडियर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, मेजर साहब अभी तो आपने शादी की है, उनके साथ कुछ अरसा भी नहीं गुजारा और आप उनको छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अब अमन ने कहा, अमन मुस्कुराया, मैं उनके साथ काफी अच्छी याद बना चुका हूँ और वो काफी है। अब अमन बाहर निकल गया। अभी वो अमन जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब अमित वहां आया और उससे कहा, किस टाइम जाना है? तब अमन ने कहा, मैं बस निकल रहा हूँ। तब अमित ने कहा, निकल नहीं रहा हूँ, निकल रहे हैं, मैं भी तुम्हारे आ रहा हूँ। तब अमन ने कहा, अमित यार तुम नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। तब अमित ने कहा, बीवी वाला तो तू भी है, बच्चे 1 साल बाद हो जाएंगे। तब अमन ने कहा, अमित ये मेरे अकेले का मिशन है, मैं इसमें किसी दूसरे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। तब अमित ने कहा, कौन दूसरा दोस्त हूँ तेरा? हमने बागों से अमरूदाम ईंटें तोड़े हैं, दुश्मनों के सर 7 फोड़े हैं, तो तूने कैसे सोच लिया यारा मैं तुझे अकेले मौत के मुंह में जाने दूंगा, अपनी परी जैसी भाभी का सुहाग उजड़ने दूंगा। दोनों साथ वापस आएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। तब अमन ने कहा, अमित जिद मत कर, उन लोगों ने मुझे अकेले बुलाया है। तब अमित ने कहा, हम दोनों एक ही है, अब बहस ना कर, जल्दी चल। और अमन ने अमित को लाख रोकना चाहा, लेकिन वो उसके साथ गया। अमन और अमित दोनों को रात को खुफिया तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके बुलाया गया था, वो इस बात की किसी और को कानो कान खबर नहीं होने देना चाहते थे। अब मोना और राज एक होटल में बैठे थे और मोना ने याना के बारे में सब बता दिया। तब राज सिंघानिया ने कहा, तुम मुझे अब बता रही हो, अब तक तो मैं उस इंसान को दुनिया से उठा चुका होता, लेकिन अब तुम बेफिक्र रहो, अब वो इंसान ज्यादा दिन अपनी सांस दुनिया में नहीं ले सकता, बहुत जल्द मैं उसको नर्क भेजूंगा। वो मामूली सा आदमी नहीं जानता उसने किसकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है, उसके घर की हर औरत की इज्जत की धज्जियां ना उड़वा दी तो मेरा नाम भी राज सिंघानिया नहीं। सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, सदाबहार। धारा कमरे में घुटनों में मुंह दिए बैठी रो रही थी। चंचल और पूनम उसको समझाया समझा कर थक चुकी थी। जिज्जी क्यों इतना रोए जा रही से? तब धारा ने कहा, थारे जीजा जी महारे से नाराज हो गए से?
जिस तरह उन्होंने महारे गेल बात की अब से पहले ना की, तब पूनम ने कहा थारे को गलत फहमी से ऐसा कुछ ना है, और अगर थारे को फेर भी लगे अमन भाई सा थारे नाराज होकर गए हैं तो उनसे एक बार फोन पर बात कर लियो, काय मरी जारी। अभी वो तीनों बात कर ही रही थी तभी मयंक भागता हुआ आया और वो बुरी तरह रोने लगा और रोते हुए कहा, भाभी सा अमन भाई सा अकेले पाकिस्तान गए हैं क्योंकि उन लोगों ने 5 फौजियों के बदले अमन भाई सा की जान मांगी है। और इतना सुनते ही धारा की जमीन आसमान घूम रहे थे। मेरी उन रीडर से रिक्वेस्ट है जो स्टोरी को बिना रीड करे एडवाइस देते हैं, वो रीडर मेरी स्टोरी को लेकर कोई भी ओपिनियन देने से पहले स्टोरी को पूरी रीड करें। 28 धार की बुरी हालत और याना फरार। अभी वो तीनों बात कर ही रही थी तभी मयंक भागता हुआ आया और वो बुरी तरह रोने लगा और रोते हुए कहा, भाभी सा अमन भाई सा अकेले पाकिस्तान गए हैं क्योंकि उन लोगों ने 5 फौजियों के बदले अमन भाई सा की जान मांगी है। और इतना सुनते ही धारा की जमीन आसमान घूम रहे थे और एकदम चीख कर बोली कि बोल रात से ये ना हो सके, कह दीजिए झूठ से और महारे अमन को कुछ ना होया, ये सच ना है। और धारा पीछे को गिर गई और अब पूरे घर में भगदड़ मच गई। अब सुमेर वहाँ आया, अरे के हो गया धारा को। तब सूरज ने कहा, चाचा सा मैंने भी अमन भाई सा की तरह आर्मी ऑफिसर बनना, इसलिए मैंने आर्मी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ से। और उसमें ही खबर आई से कि मेजर अमन शेखावत ने अपने आर्मी ऑफिसर को बचाने के लिए खुद को पाकिस्तान आर्मी को सौंप दिया है। अब उसकी चाची धड़ाम से जमीन पर बैठ गई और अब पूरे घर में रोना पीटना मच गया। पीरामल गांव से बाहर गए थे तब उसके चाचा ने बात संभाले हुए कहा, इस बात को अभी यही दबा लो क्योंकि भाई साहब की अभी तबीयत ठीक ना से, उनको अगर भनक भी लग गई तो वो अभी दम छोड़ देंगे क्योंकि वो ऊपर से ही अमन से गुस्सा दिखावे, लेकिन सच तो यह है अमन में उनकी जान बस्ती से। और धारा तू रोना में पहले जनरल ब्रिगेडियर साहब से बात कर लूं, उसके बाद बात साफ हो पाएगी, अमन कहा गया से। तब तक तुम धारा को संभालो, मैं अभी मयंक और गाँव के 1-2 आदमियों को लेकर बॉर्डर पे जा रहा, वहीं से सारी बात मालूम होगी। अब अमन अमित गाड़ी में बैठने को हुए तुरंत ब्रिगेडियर साहब ने कहा, अमन मंत्रालय से कॉल आया, उन्होंने सख्ती से मना किया है तुम्हें वहां ना भेजने को, इसका हम दूसरा हल निकालेंगे। तब अमन ने कहा, सब बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं 5 जवानों की जान का रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाक आर्मी का मुझे बुलाने का मकसद कुछ और है और ये मुझे वही जाकर पता चलेगा, इसलिए जब तक मैं आपको कोई इशारा ना दूं तब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। और ब्रिगेडियर ने कहा, ठीक है, लेकिन आप हमसे टच में रहेंगे। और अमन ओके कहकर चला गया और फोर्स के सभी लोग अमन लो रोकने की कोशिश करते हुए रो रहे थे और अमन उनको समझा कर चला गया। अब अमन और अमित रात के अंधेरे में बॉर्डर के अंदर बुलाया गया, पहरेदार पहरा दे रहे थे। ये सब पाकिस्तान की आर्मी मिलकर ये सब कर रही थी। अब अमन और अमित जैसे ही अंदर आए उनको पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर अपने साथ ले गए, पहले उनकी तलाशी ली गई, फिर उनको बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर एक टेंट के अंदर ले जाया गया और वो टेंट अंदर से काफी खूबसूरत बना हुआ था, जहाँ काफी कीमत कालीन बिछे थे और गोल तकिए रखे थे। और अब वो आर्मी फौजी उनको अंदर ले गए जहाँ कुर्सी टेबल पड़ी थी और सामने टेबल पर पाक आर्मी के कुछ बड़े ऑफिसर बैठे थे। अब वो अमन को देखकर खड़े हो गए और खुशदिली से कहा, आइए जनाब मेजर साहब। अब उन्होंने बढ़कर अमन से हाथ मिलाकर कहा, मेरा नाम आरिफ अली नियाजी है और मैं पाक आर्मी का कर्नल हूँ और ये हमारे ब्रिगेडियर उस्मान सिद्दीकी है। और 2-3 और ऑफिसर थे, उनसे भी अमन को मिलाया गया। अमन और अमित खामोशी मिल रहे थे, उनके रवैये से अमन ये तो जान चुका था उन्होंने उसको मारने के लिए नहीं बुलाया है, फिर क्या बात हो सकती है, क्योंकि अमन सोच चुका था वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी उन जवानों को यहाँ से ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और था। अब अमित ने आहिस्ता से अमन के कान में कहा, लगता है ये धोखे से गोलियां मारेंगे। तब अमन ने आंख निकाली। अब पाक आर्मी के ऑफिसर ने कहा, माफ कीजिए आपको यहाँ आने की तकलीफ दी। तब अमन ने कहा, मुझे इससे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले मेरे जवानों को भेजो। तब पाक आर्मी के मेजर ने कहा, आप परेशान मत हो, आप पहले तशरीफ रखिए और आपकी तसल्ली के लिए हम आपके जवानों को बुला देते हैं। करीम जाओ उन 5 जवानों को ले आओ। अब वो 5 जवान बाहर आए और अमन को देखते ही सैल्यूट किया। अब अमन ने कहा, तुम सब ठीक हो? तब उन्होंने कहा, यस सर। कहा अब अमन को तसल्ली हुई तो अमन ने कहा, आपको मेजर चाहिए था, मैं आ गया, अब हमारे जवानों को जाने दो। तब वहाँ के कर्नल आरिफ ने कहा, ये आपके साथ कौन है? तब अमन ने कहा, ये मेरे भरोसेमंद ऑफिसर है। तब कर्नल आसिफ ने इंडियन आर्मी के जवानों से कहा, आप जाइए, हमें जनरल से कुछ अकेले में जरूरी बात करनी है। अब कुछ फॉर्मेलिटीज निभाने के बाद अब कर्नल आरिफ और ब्रिगेडियर उस्मान ने अमन के सामने एक मैप खोला और आरिफ ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, जनाब मेजर साहब, आप हम अच्छी तरह जानते हैं, हिंदुस्तान कर पाकिस्तान दोनों एक ही सरजमीन की पैदावार है, बस फर्क इतना है, एक आंगन 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन लकीर खींच देने से आंगन अलग नहीं हो जाता, वो अपनी जगह जुड़ा रहता है। अगर इस आंगन में आग लगेगी, लपेट में आंगन का दूसरा हिस्सा भी आएगा
और मेजर साहब, ना तो आपकी अवाम पाकिस्तान की दुश्मन है और ना हमारे देश की अवाम हिंद की दुश्मन है। दुश्मनी तो कुछ मकार और लालची लोगों की वजह से होती है जो अपना फायदे के लिए दो देशों में दुश्मनी करा देते हैं और मजबूरन आपको और हमें हथियार उठाने पड़ते हैं। लेकिन इस बार दुश्मन हिंदुस्तान या पाकिस्तान से नहीं है, दुश्मन बाहरी मुल्क चीन से है। अब अमन जो उनकी बात गौर से सुन रहा था अब चौंक कर कहा, क्या मतलब? तब कर्नल आरिफ ने कहा, मेजर साहब, आप ये जानते ही होंगे राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर के कुछ शहर पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं और वहीं पर जैसलमेर में एक जमीन है जो 20 हेक्टेयर है, जो आधी पाकिस्तान के अंदर है और आधी जैसलमेर के अंदर, जिस पर चीन के सबसे बड़े बिजनेसमैन चेंग ली की नजर पड़ चुकी है और वो उस जमीन को रेंटली लेना चाहता है, सिर्फ 1 साल के लिए, क्योंकि वो उस पर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जो उसके देश के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक है। उसको तैयार करने में ही हजारों लोगों की मौत होगी। जब उस प्रोडक्ट पर एक्सपेरिमेंट होगा तो हमारे और आपके और हमारे देश की मिट्टी 5 सालों के लिए बंजर हो जाएगी, उस पर एक दाना नहीं उगेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और वो हमें ऑक्सीजन देने के बजाय जहर देंगे, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी में और हवा में निट्रोजन्स नाम का खतरनाक केमिकल मिल चुका होगा, जिससे पाकिस्तान के लोग ही नहीं मरेंगे, हिंद के लोग भी मरेंगे। फिर से देश के अंदर एक महामारी पैदा होगी, लेकिन इसके लिए आपकी या हमारी गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठा रही है। वो चेंग ली को हमारे और आपके देश में वो केमिकल बनाने का लाइसेंस दे चुकी है, क्योंकि चीन पहले ही आपके और हमारे देश को 5000 करोड़ का डोनेशन दे दिया। हमारे और आपके नेताओं की जेब नोटों से भर चुकी है। अपनी औलाद को वो विदेश भेज देंगे और मरेंगे तो आपके और हमारे लोग। अब अमित ने कहा, लेकिन हमें सिस्टम से लड़ना होगा। तब आरिफ ने कहा, लोग सिस्टम से सिर्फ इस तरह लड़ते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं या सड़कों पर नारेबाजी करते हैं, लेकिन उससे होता तब हम आर्मी ने मिलकर इस सब को रोकने की कोशिश की, इसलिए हमने आपकी आर्मी से भी मदद मांगी क्योंकि आप वहाँ मौजूद नहीं थे। तो आपकी आर्मी ऑफिसर ने गवर्नमेंट के खिलाफ जाने से साफ मना कर दिया। तब हमने दूसरा रास्ता सोचा, हमने जिन जिन की वो जमीन है हमने उनसे राबता करने का फैसला किया। हमारी तरफ आने वाली जमीन हमारी गवर्नमेंट के अंडर है, हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप चाहें मेजर तो लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। तब अमन ने हैरानी से कहा, मैं कैसे? तब ब्रिगेडियर ने कहा, क्योंकि जिस जमीन को चेंग ली हर कीमत पर लेना चाहता है वो जमीन आपके नाम पर है। अब अमन हैरान हुआ, मेरे नाम पर? तब आरिफ ने कहा, हाँ, क्योंकि वो किसी केशव सिंह शेखावत की जमीन है जिस पर वसीयत आपके नाम की है, और जब हमने पता किया तो पता चला आप इंडियन आर्मी के मेजर है, इसलिए हमने आपको यहाँ जानबूझकर इस मंसूबे के साथ बुलाया, ये देखने के लिए कि आप एक मतलबी इंसान तो नहीं है, क्या आपको दूसरे की जान की परवाह है भी या नहीं। लेकिन आपने हमारा इम्तिहान पास कर दिया मेजर। अब तक हमने आपकी बहादुरी के किस्से सुने थे, लेकिन आज आपकी ईमानदारी भी देख ली, और इसके लिए हम आपके ब्रिगेडियर साहब कमलजीत सिंह का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उन्होंने मेरा हमारा साथ दिया। अब अमन ने पीछे देखा तो उसके ब्रिगेडियर साहब भी खड़े थे। अब अमन, उन्होंने कहा, हमने कहा था आपसे, हमारे मेजर एक नेक इंसान है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। तब अमन ने कहा, किसने कहा? मैं लोगों का बुरा नहीं करता, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ता जो इंसानियत के दुश्मन है, और ये जमीन मेरे बाप दादा की है जिस पर मेरी माँ के और दादी के नाम से एक गर्ल्स कॉलेज बनेगा। और चेंग ली ने इससे पहले भी मुझ पर इस जमीन को लेने का ऑफर भेजा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये जमीन बिकाऊ नहीं है, लेकिन वो इस मकसद से मांग रहा था, ये मुझे अब पता चला है। तब कमलजीत ने कहा, इसलिए अब चेंग ली ने तुमसे कांटेक्ट ना करके डायरेक्ट हमारे देश की गवर्नमेंट को खरीदा है, अब तुम पर सरकार की तरफ से दबाव आएगा इस जमीन को खरीदने का। तब अमन ने कहा, लेकिन उससे पहले उन नेताओं और चेंग ली का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना पड़ेगा, ताकि फिर पूरा मुल्क, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, सबको मिलकर इसके खिलाफ जाना होगा और अपने देश को इस भयानक केमिकल से बचाना होगा। अब कर्नल आरिफ ने कहा, शाबाश मेजर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। तब ब्रिगेडियर कमल ने कहा, लेकिन एक कांटा यहाँ खड़ा है। तब अमन कहा, कैसा कांटा? तुम्हारी जमीन के जस्ट कुछ किलोमीटर की दूरी पर दो भू माफिया भाइयों की जमीन है जो चेंग ली को अपनी जमीन देने के लिए मरे जा रहे हैं, क्योंकि चेंग ली उस जमीन पर काम करने का इस जमीन के मालिक को हर घंटे का 1 करोड़ देगा, मतलब दिन के 24 करोड़, और 1 साल इस जमीन पर काम चलेगा तो साल का 8760 करोड़ हो गया। इसलिए वो भू माफिया हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं चेंग ली को अपनी जमीन देने के लिए। लेकिन चेंग ली की पहली पसंद आपकी जमीन है, क्योंकि अगर वो आपकी जमीन को यूज करता है तो उसको पाकिस्तान की जमीन भी साथ में मिलेगी यूज करने के लिए। इसलिए चेंग ली आपकी जमीन को हर हाल में चाहता है, और इसके लिए आप चेंग ली से एक दिन का 50 करोड़ भी ले सकते हो। इसलिए अगर आपने जमीन नहीं दी तो वो दोनों भाई अपनी जमीन जरूर देंगे। तब अमन ने पूछा, कौन है वो 2 भाई? राज सिंघानिया और संजय सिंघानिया। ये दोनों भाई जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। कहने को इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, लेकिन लोगों की जमीनों को जोर जबरदस्ती कब्जा करते हैं। अब अमन ने कहा, चेंग ली को ये जमीन दी जाएगी? तब सब चौंक। तब अमन ने कहा, लेकिन मेरी शर्तों पर, ताकि इस चेंग ली नाम के वायरस को दुनिया से हटाया जा सके।
अब अमन सबको अपना प्लान समझाने लगा। अब सब ने हाथ मिलाया। अब कर्नल आरिफ ने कहा, अब हम अपने आगे के मिशन के लिए ऐसी जगह मिलेगी और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी गवर्नमेंट हमें देशद्रोही का इल्जाम लगा सकती है। सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट, सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट। धारा रोते रोते पागल हो रही थी। ना उसको दुपट्टे का होश था ना कपड़ों का, और उसको संभालते संभाले सब हलकान हो रहे थे। धारा ने अब सीने पर हाथ मारते हुए चीख कर कहा, महारे अमन को लद दो, कोई महारे अमन को लद दो। अब धारा ने अब सूरज से कहा, सूरज महारे को महारे अमन के पास ले चल। और धारा बिना दुपट्टे के बाहर की तरफ भागी। अब उसकी अम्मा ने गुस्से में उसको पकड़कर कहा कि बावड़ी होगी के छोरी। तब धारा ने चीख कर कहा, हाँ अम्मा मैं बावड़ी होगी, अगर महारा अमन महारे को ना मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अमन महारे को कोई पाकिस्तान ले चलो, महारे अमन के पास ले चलो। और उसके चाचा सुमेर ने कहा, धारा होश में आ छोरी, हम करे से कुछ ना होगा, तेरे अमन को मैं बात करा से। अब सब बात फाइनल हुई तो अमन बाहर आई तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, अमन बेटा पहले अपने घर बात कर लो, तुम्हारे चाचा और भाइयों के हजारों कॉल आ चुके हैं, पूरे घर में रोना धोना मचा हुआ है। अब अमन ने कहा, उनको किसने बताया? तब उन्होंने कहा, पता नहीं, तुम बात करो। अब अमन ने चाचा जी को कॉल किया, हेलो चाचा जी मैं अमन बोल रहा हूँ। अब उसके चाचा ने खुश होकर कहा, अमन बेटा तू ठीक से? तब अमन ने कहा, हाँ चाचा जी मैं ठीक हूँ। अब उसके चाचा ने कहा, बेटा पहले तू धारा से बात कर, वह छोरी ने रो रो कर अपने प्राण छोड़ रही है। अब सुमेर कमरे में आया और धारा से, धारा ले बात कर थारे अमन से ठीक से। थारा अमन और धारा ने बिजली की सी तेजी से सुमेर के हाथ से फोन छीन लिया। अब रोते हुए कहा, आप ठीक से अमन जी? तब अमन ने कहा, हाँ धारा मैं ठीक हूँ, तुम इतना क्यों रो रही हो? तब धारा ने कहा, महारे को सूरज ने कहा कि थारे को पाकिस्तान वालों ने जान से मारने को बुलाया लिया से। तब अमन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है धारा मैं ठीक हूँ और बहुत जल्द घर आऊंगा, प्लीज तुम रोना बंद करो। और अब पूरे घर में खुशियों की लहर फैल गई और अमन से अब सब ने अलग अलग बात की। अमन अपने उन सब जवानों को लेकर आ गया और सब आर्मी के जवान जो अमन के जाने पर आंसू बहा रहे थे सब फिर से खुश हो गए और उन्होंने अमन को कंधे पर उठा लिया और सब खुशियों से मग बजाने लगे। और अब अमन अपने ऑफिस में आया तो सबसे पहले उसको याना का ख्याल आया। उसने तुरंत मुस्कुराकर याना को कॉल की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब अमन ने कई बार कॉल किया लेकिन हर बार फोन बंद जा रहा था। तब अमन ने अपने चाचा को कॉल किया तो साहिल का भी फोन बंद जा रहा था। अब अमन को कुछ अजीब लगा, फिर उसने मोना का कॉल ट्राई किया तो मोना का भी कॉल बंद जा रहा था और अमन कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसने कुछ सोचते हुए ईशा को कॉल किया। तब ईशा ने कहा, अमन मोना मासी के बगले और तो ताला लगा है, कहा गई कुछ नहीं पता। अब अमन को 440 वॉट का झटका लगा। चैप्टर 29 अमन क्या सजा देगा याना को तलाक मांगने की और किसी और से शादी करने की। अब अमन ने ईशा के बाद अपने ऑफिसर सुधीर को कॉल किया जिसको अमन अपने बाद रखता था याना के प्रोटेक्ट करने के लिए। तब सुधीर ने कहा, सर मैं तो बराबर नजर रखे हुए था लेकिन 3 दिन पहले रात को मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, मैं बस उसको देखने के लिए गया था और सुबह होते ही आ गया, लेकिन तब मुझे बंगले पर ताला लगा मिला। गार्ड सबकी छुट्टी कर दी गई। आसपास से पता किया, किसी को कुछ पता नहीं था। तब अमन ने कहा, घर के नौकरों पता करो, स्पेशल कांता बाई मोना के घर की पुरानी नौकरानी होना हो, उसको जरूर कुछ पता होगा। तब उसने ऑफिसर कहा। अब अमन कॉल बंद करके बाहर आया, तभी उसको बीडीआर ब्रिगेडियर कमलजीत मिले। उन्होंने अमन को परेशान देखकर पूछा, सब ठीक तो है मेजर? तब अमन ने कहा, सर चाचा जी और याना का कुछ पता नहीं चल रहा, फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं सबके। तब उन्होंने कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात, कहीं घूमने गए होंगे? तब अमन ने कहा, नहीं सर, चाचा जी कभी चाची जी के साथ बाहर नहीं गए, उनका रिश्ता ऐसा नहीं है जो चाचा जी उनके साथ कहीं जाएंगे और फिर मुझसे टच में जरूर रहते हैं, जरूर कोई बात है। तब बीडीआर ने कहा, ठीक है अभी ऑफिसर को लगाओ पता करने के लिए, अगर कुछ न पता चले फिर तुम चले जाना। अब अमन ने आहिस्ता से हम कहा। अब अमन ने अपने प्लान के मुताबिक चेंगली के मैनेजर पर खबर भेजी कि उस जमीन का मालिक अपनी जमीन चेंगली को देने के लिए तैयार है, उससे आकर बात करे। और प्लान के हिसाब से अब चेंगली मुंबई आ रहा था क्योंकि उसके प्रोजेक्ट की शुरुआत हिंद महासागर से थी। और अब बीडीआर कमलजीत ने कहा, अमन तुम्हारा प्लान काम कर रहा है, चेंगली मुंबई आ रहा है। अब अमन ने अमित और कई और भरोसेमंद ऑफिसर को अपने साथ मिलाया। अब कमलजीत ने कहा, अमन मुझे अभी मुंबई के कैंटोनमेंट से कई भरोसेमंद ऑफिसर हमारे साथ है, जिसमें से एक मेरा भांजा सुखविंदर भी शामिल है, और उसने सब पता करने के बाद मुझे बताया है कि चेंगली मालाबार में अपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी लोगों को मिलने के लिए बुला रहा है। उसने एक बड़ी बिजनेस पार्टी रखी है ताकि वो उन लोगों को मोटा लालच देकर मिला सके और गारंटीड इन्विटेशन तुम्हारे पास भी जरूर आएगा। तब अमन ने कहा, हाँ लेकिन मेरी जगह आपका भांजा सुखविंदर जाएगा क्योंकि मेरा अभी सामने आना ठीक नहीं है।
अब संजय और राज दोनों बैठे बात कर रहे थे। ब्रदर, अब चेंग ली मुंबई पहुंच चुका है, लेकिन अब हमें ये प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है जो जमीन चेंग ली की पहली पसंद थी, उसका मालिक चेंग ली को अपनी जमीन देने को तैयार है। अब चेंग ली को हमारी जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ये चेंग ली का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। तब राज ने सिगरेट पीते हुए कहा, तो उस जमीन पर अभी तक तुमने कब्जा क्यों नहीं किया? तब संजय ने कहा, ब्रदर, ये नामुमकिन है, क्योंकि ये जमीन किसी मामूली आदमी की नहीं है। राजस्थान के सबसे बड़े जागीरदार केशव शेखावत की है और उसकी वसीयत उसके पोते के नाम पर है, जो कि आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। इसलिए अगर हमने उस जमीन पर हाथ डाला तो पूरी मिलिट्री हमें घर में घुसकर मारेगी, ये पॉसिबल नहीं है। अब राज ने टेंशन में माथा मसला। तब ही याना और मोना रेडी होकर बाहर आई। अब मोना ने कहा, राज, मैं और याना जरा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम अपने ड्राइवर को हमारे साथ भेज दो। अब राज ने अपने ड्राइवर को कॉल किया और मोना को एक क्रेडिट कार्ड निकाल कर देते हुए कहा, लो ये क्रेडिट कार्ड, हमारी प्रिंसेस को बहुत अच्छी सी शॉपिंग कराना। अब याना ने उनको हक करते हुए कहा, ओह थैंक यू अंकल, और राज ने उसके गाल को चूम कर कहा, माय प्लेजर बेटा, और दोनों मुस्कुराकर बाहर निकल गई। याना ने ब्लू डेनिम का डिवाइडर शॉर्ट्स पहना था और रेड कलर की टी शर्ट जिसमें से हल्का सा उसका पेट चमक रहा था, ब्लैक हैवी शूज और ऊंची पोनी टेल और एक हाथ में ब्लैक रंग की स्मार्ट वॉच और आंखों पर काला चश्मा, और इन कपड़ों में याना का दूधिया जिस्म दूध की। तब संजय ने कहा, भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी बेटी को नहीं देख रहा, मैं तो चेंग ली का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ। तब राज ने कहा, क्या मतलब? तब संजय ने कहा, आपको पता है चेंग ली के मैनेजर ने क्या कहा था? उसने कहा चेंग ली को इंडियन ब्यूटी में इंटरेस्ट है और हो सकता है वो यहाँ की लड़की से शादी भी कर ले, और आपकी बेटी चलती फिरती कयामत है। अब राज ने गर्दन एकड़ का कहा, आखिर बेटी किसकी है? तब संजय ने कहा, लेकिन तू ये सब क्यों कह रहा है? तब संजय ने कहा, भाई साहब, अगर याना को चेंग ली से मिला दो तो क्या पता आपकी बेटी चेंग ली को पसंद आ जाए और वो फिर ये कंट्रसियाटी आपको दे दे। तब राज ने कहा, उसके मैनेजर ने एक बात और बताई थी, उसने कहा था चेंग ली ने अब तक शादी नहीं की है क्योंकि उसको हर लड़की प्यो वजन चाहिए, और याना शादीशुदा है, वो बात अलग है, वो अपने हस्बैंड तलाक ले रही है। तब संजय ने कहा, क्या बच्चा भी है? तब राज ने कहा, नहीं, कोई बच्चा नहीं है। और फिर राज ने संजय को वो सारी बात बताई जो मोना ने बताई थी। तब संजय ने कहा, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम याना को फिर से कुंवारी बना देंगे। तब संजय ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? तब संजय ने कहा, भाई साहब, आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब जो लड़कियां शादी से पहले सेक्स कर चुकी होती है, वो अपनी शादी से पहले खुद को फिर से वजन बनाने के लिए अपनी हाइमन रिपेयर सर्जरी कराती है, जिससे उनके हस्बैंड को लगे उनकी बीवी सीधी आसमान से उतरकर उनके पास आई है, क्योंकि इस सर्जरी के बाद लड़की 100% वजन हो जाती है। लड़का लड़की को इंटीमेट होते टाइम ऐसा ही लगता है जैसे वो दोनों पहली बार सेक्स कर रहे हैं, सब कुछ पहले बार जैसा अनुभव होता है। इसलिए अगर चेंग ली को आपकी बेटी पसंद आती है तो हम याना की भी यही सर्जरी करा देंगे, और फिर जब आपके पास 8000 करोड़ होंगे तो आप याना की शादी तो किसी हाईकमान के बेटे से भी करा सकते हैं। और राज ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो संजय, मैं आज ही मोना से बात करता हूँ और याना को अपने साथ चेंग ली की पार्टी में ले जाऊंगा। अमन पल पल की खबर सुधीर से ले रहा था, जिसको याना और उसके चाचा का कहीं पता नहीं चल रहा था। अमन बहुत ज्यादा टेंशन में था। अब राज ने मोना से अपना पूरा इरादा बताया और चेंग ली के बारे में बताया, और मोना उसके पैसे के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और मुस्कुराकर कहा, इतना पैसे वाला आदमी अगर मेरी बेटी को पसंद करे तो ये मेरी बेटी की खुशनसीबी है। तो फिर ठीक है, कल तुम और याना मेरे साथ चेंग ली की पार्टी में चलोगी। और मोना एकदम तैयार हो गई। और अब याना को पता चला वो एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रही है, तो याना ने मना कर दिया। तब मोना ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, याना, तुम्हें तो पराइट्स पसंद है, अब क्या हुआ है? तब याना ने कहा, मॉम, मेरा मन नहीं है। तब मोना ने उसको समझा बुझाकर जाने के लिए मना लिया। और अब दोनों चेंग ली की पार्टी में पहुंच चुके थे और मुंबई में रहने वाले सभी आर्मी ऑफिसर की नजर उस पार्टी पर थी जो इस मिशन में शामिल थे। याना ने रेड कलर वन पीस ड्रेस पहना था जो पूरा रेड मोतियों से भरा था, जो सामने से उसके हिप तक था और पीछे से काफी लंबा था, जमीन पर खींचा हुआ आ रहा था। आस्तीन के नाम पर बाजुओं पर मोतियों की 2 मालाएं पड़ी हुई थी। कंधे और सीना नंगा था, उसमें से उसके हल्के से सीने के उभार बाहर आ रहे थे। रेड हाई हील और डार्क रेड मेकअप, हाथों में कोहनियों तक के रेड ग्लव्स पहने थे। मिस इंडिया वाला रोलिंग जुड़ा जो उसके सर पर बना था, जिसमें एक छोटा सा ताज लगाया हुआ था, और उसकी भूरी आंखें मेकअप से और कातिल लग रही थी। दूधिया रंग को और तराशा गया था। और अब याना खूबसूरती की हर लिमिट को क्रॉस करती हुई सबके होश उड़ा रही थी। हर नजर उस पर आकर थम गई थी। वो हुस्न की मल्लिका लग रही थी। याना को इस तरह सबका देखना बहुत अजीब लग रहा था। वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनाना चाहती थी क्योंकि अब हर जगह महसूस होता था अमन उसको कहीं देख ना ले। एक खौफ सा था जो याना के अंदर सांस लेने लगा था, इसलिए वो डर रही थी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी थी और अब वो उसको पार्टी में ले आई। राज बीच में था। एक तरफ याना ने राज के बाजू में हाथ डाला था, दूसरा हाथ मोना ने डाला हुआ था। मोना ब्लैक रंग की प्रोम ड्रेस थी जो फिश कट थी
अब संजय ने राज को सामने खड़े चेंगली की तरफ इशारा किया, जो हाथ में शैंपेन का गिलास लेकर एक टूक याना को देख रहा था और राज को अब मंजिल बहुत करीब दिखाई दी। अब राज याना को चेंगली से मिलाने ले गया। अब याना ने देखा एक लंबा पतला चाइनीज काले बाल जो साइड से लंबे लंबे लड़कियों के स्टाइल में कटे थे और आगे से बहुत छोटे थे, सफेद रंग और वही सब की तरह लंबी छोटी आंखें और चौड़ी नाक, और वो चेंगली 3-पीस सूट में खड़ा डैशिंग लग रहा था। अब राज ने याना को अपनी बेटी कहकर इंट्रोड्यूस कराया और चेंगली ने याना से हाथ मिलाकर कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल डॉटर। अब उसने याना के साथ डांस करने की फरमाइश कर दी और अब वो याना के साथ डांस कर रहा था और उसकी नजर बराबर याना के खूबसूरत चेहरे पर थी। और अब संजय ने कहा, मुबारक हो भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अब चेंगली का मैनेजर राज के पास आया और उससे पूछा, क्या आपकी बेटी वजन है? तब राज ने कहा 100%, और फिर उसने चेंगली ले कान में बता दिया। और तब चेंगली याना को एक रूम में ले गया और याना ने चेंगली से अपनी माँ को भी साथ ले जाने का कहा, क्योंकि उसको चेंगली के साथ रूम में जाते हुए डर लग रहा था। अब मोना और राज दोनों चेंगली और याना के साथ एक रूम में आए और साथ में चेंगली ने अपने मैनेजर को बुलाया। राज और संजय कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये क्या करने वाला है? तभी एक रूम में एक स्क्रीन स्टॉक की और उसमें अब एक बुरी औरत को देखा और चेंगली ने उससे याना को मिलाया। अब राज को अजीब सी खुशी हुई और अब चेंगली के मैनेजर ने, जो सब पीछे खड़े थे, उसने राज से आहिस्ता से कहा, मुबारक होली सर को आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। वो अपनी दादी माँ से आपकी बेटी को मिला रहे हैं। और अब संजय, राज और मोना की खुशी का ठिकाना नहीं था और राज ने मोना को गले से लगाते हुए कहा, मोना क्या बेटी पैदा करी है तुमने? आते ही चेंगली जैसे बिजनेसमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया और उनसे बात करने के बाद ली ने राज को अपनी ख्वाहिश बता दी और राज ने फौरन हाँ कर दी। लेकिन उसने अकेले में चेंगली से बात की और वहाँ पहले ही सुखविंदर भी बैठा था। अब राज ने कान में कहा, क्या इस आदमी की जमीन है वो? तब संजय ने कहा, ये उसका मैनेजर है, वो नहीं आया है। अब चेंगली ने राज से कहा, हम आपकी और इनकी जमीन दोनों को अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप हमारे इन लॉ बनने वाले हैं। और अब राज, संजय और सुखविंदर तीनों से चेंगली ने हाथ मिलाया और अब याना को पता चला चेंगली ने क्यों उसकी दादी माँ से मिलाया। तो अब याना ने अपनी माँ से कहा, मोम मैं इस चीनीज से शादी नहीं करूंगी। तब मोना ने कहा, याना हम इस बारे में घर चलकर बात करेंगे। अब याना के सिवा वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। पार्टी रात भर चली, याना का मूड ऑफ था, वो मजबूरी में हंस रही थी। अब वो सब घर आ गए और याना ने अब अपनी माँ से कहा, मोम आप अमन को अच्छी तरह जान चुकी है, अगर उसको पता चलेगा मैं एक चाइनीज से शादी करने वाली हूँ तो वो मेरी जान ले लेगा। तब मोना ने कहा, तुम उससे तलाक चाहती हो और अब तक उसको तलाक का नोटिस मिल चुका होगा, तो क्या पूरी जिंदगी उस देहाती के डर से शादी नहीं करोगी? तब राज ने कहा, याना बेटा, अगर तुम्हारे डर की वजह वो मामूली सा बॉडीगार्ड है तो हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें उस बॉडीगार्ड की डेथ बॉडी तुम्हें दिखाएंगे, उसके बाद तुम चेंग से शादी करोगी। और याना का दिल बंद सा हुआ। अब संजय ने कहा, लड़की तुम बहुत ज्यादा लकी हो, चेंगली जैसा चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। हमें तो ये था कि वो तुम्हें पसंद भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो तो तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हो चुका है और तुम खुश होने की बजाय एक बेकार वजह पकड़ कर बैठी हो। तुम अभी जानती नहीं हो चेंगली तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। वो तुम्हें सोने चांदी की सड़कों पर चला सकता है, तुम्हारे सोने के लिए नोटों के बिस्तर बिछा सकता है, तुम्हारी एक ख्वाहिश पर वो तुम्हारे लिए सोने का महल तैयार करवा सकता है, और तुम हो के मना कर रही हो। तब मोना ने कहा, संजय तुम दोनों टेंशन मत लो, ये मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ इसको कैसे हैंडल करना है। अब सुखविंदर ऑफिस में आया, जो लाइव अमन और बीडीआर से बात कर रहा था। अब बीडीआर ने पूछा, क्या हुआ सुखी, क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, क्या रहा पार्टी में? तब सुखी ने कहा, मामा जी सब ठीक चल रहा था, वो चाइनीज सारी बात मान रहा था, लेकिन तभी उस राज सिंघानिया ने अपनी टांग घुस दी। वो बहुत जलील और निकला, उसने चेंगली से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अपनी खूबसूरत बेटी को चेंगली के आगे परोस दिया है और वो चाइनीज उसकी बेटी पर इतना फिदा हुआ, उसकी बेटी से शादी करने की खातिर उसने हमारी जमीन के साथ राज सिंघानिया की जमीन को भी साथ जोड़ लिया है। अब हमारा प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि राज सिंघानिया का इस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ना पूरे प्लान वॉट देगा, इसलिए अब चेंगली राज सिंघानिया के साथ भी काम करेगा। तब कमलजीत ने कहा, ये ठीक नहीं हुआ, उसकी पहली पसंद तुम्हारी जमीन थी और तुम्हारे जमीन के बिना उसका प्रोजेक्ट अधूरा है, लेकिन ये राज सिंघानिया ने अपनी बेटी को उसके आगे डालकर बहुत घटिया चाल चली है। पता नहीं लोग अपने फायदे के लिए कितना गिर जाते हैं। अपनी खूबसूरत बेटी को भी गिफ्ट की तरह उसको दे दिया। उसने बाप होकर अपनी बेटी की खूबसूरती को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तब अमन ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, इट्स ओके, अभी हमारे पास एक रास्ता और है। अब अमन ने ब्रिगेडियर से कहा, सर अब मैं इसके आगे की कार्रवाई दिल्ली से आने के बाद करूंगा,
और अब अमन दिल्ली के लिए निकल गया और वहां आकर सीधा बंगले पर गया और वहां ताला देखकर अमन का खून खोल गया। अब वो सीधा अपने बंगले में आया और तभी गार्ड ने अमन को एक नोटिस दिया और अब अमन ने वो नोटिस खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसके दिमाग की रगें गुस्से से तनने लगी, क्योंकि वो तलाक का नोटिस था। चतीस, अमन ने क्यों कहा मैं एक बार फिर तुम्हारी वर्जिनिटी लूंगा। अब अमन ने ब्रिगेडियर से कहा, सर अब मैं इसके आगे की कार्रवाई दिल्ली से आने के बाद करूंगा। और अब अमन दिल्ली के लिए निकल गया और वहां आकर सीधा बंगले पर गया और वहां ताला देखकर अमन का खून खोल गया। अब वो सीधा अपने बंगले में आया और तभी गार्ड ने अमन को एक नोटिस दिया और अब अमन ने वो नोटिस खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसके दिमाग की रगें गुस्से से तनने लगी, क्योंकि वो तलाक का नोटिस था। अब अमन ने वो नोटिस गुस्से में अपने मुट्ठी में मसल कर फेंक दिया और अब उसका खून खोल रहा था। याना के धोखा देने पर अब अमन ने सुधीर को कॉल किया और सुधीर ने बताया, सर हमने कांता बाई को पकड़ लिया है, उसको हमने स्टेशन पकड़ा है, ये भी भाग रही थी। और अमन ने कहा, ठीक है उसको मेरे बंगले पर लेकर आओ। अब कांता बाई अमन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। ये वही कांता बाई थी जिससे पहली बार अमन ने अपना इंट्रो एक राजस्थानी बच्चे के तौर पर कराया था और तब से ही अमन और कांता एक दूसरे को जानते थे। अब अमन ने कहा, कांता बाई आप ये जान ही चुकी होंगी, याना मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज मेरी बीवी के बारे में कुछ भी मालूम है तो बता दीजिए। आप मेरी माँ के जैसी है, मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, प्लीज आप मुझे बता दीजिए मोना सिकंद कहाँ गई है मेरी बीवी को लेकर। तब कांता ने कहा, अमन बेटा मैं आपको सब बताती हूँ, जो भी मुझे पता है। तब अमन ने उसको कुर्सी पर बैठाया। अब कांता ने कहा, जब आपने मोना मेम साहब को चांटा मारा था तब मोना मेम साहब गुस्से से पगला गई थी और फिर हमारे साहिल साहब आए और उन्होंने हमारे साहब का गिरेबान पकड़ लिया और चीख चीख कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी अपने देहाती भतीजे से कराने की। अमन कांता बाई की सारी बातें गौर से सुन रहा था और जब साहब ने कहा, मैं याना का बाप हूँ और मैं बाप होने के नाते अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला ले सकता हूँ, तब मोना मेम साहब ने अपना बरसों पुराना राज खोला। अमन ने चौंक कर कहा, कैसा राज। तब कांता बाई ने इधर उधर देखकर कहा, याना मेम साहब साहिल साहब की बेटी नहीं है बल्कि मोना मेम साहब के पुराने आशिक की नाजायज औलाद है। अब अमन को एक गहरा शौक लगा। अब अमन ने कहा, ये क्या कह रही हो कांता बाई। तब कांता ने कहा, हाँ अमन बेटा, बप्पा मोरिया की कसम, मोना मेम साहब चीख चीख कर कह रही थी, साहिल याना पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, याना तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की औलाद है। क्योंकि जब मोना मेम साहब ने साहिल साहब से शादी की थी तब याना बेबी उनके पेट में 1 माह की थी, लेकिन उनके डैड ने उनकी शादी जबरदस्ती साहिल साहब से कराई थी, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड 4-5 लोगों को मारकर जेल जा चुका था और मोना मेम साहब को उनके डैड ने उनकी बात न मानने पर उनको जायदाद से निकालने की धमकी दी थी, इसलिए मोना मेम साहब को साहिल साहब से शादी करनी पड़ी। अब अमन ने हैरानी से कहा, क्या ये बात याना जानती है। तब कांता ने कहा, नहीं ये मोना मेम साहब ने खुद कहा था, याना को और साहिल साहब को छोड़कर सबको पता था याना मोना मेम साहब की नाजायज औलाद है। फिर हरिया ने मुझे बताया साहिल साहब उस रात अपने कमरे में बैठकर बहुत रोए थे, ये कहकर जिस बेटी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी वो तो उनकी है ही नहीं, अब उनका यहाँ कुछ नहीं है। और उस दिन के बाद हमारे साहिल साहब का कुछ नहीं पता। अब अमन सोफे पर ढह गया, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। जब अमन को इतना गहरा शौक लगा था तो उसके चाचा पर क्या बीती होगी वो समझ सकता था, क्योंकि अमन जानता था वो याना से कितना प्यार करते थे, उसकी खातिर तो वो मोना जैसी अयाश औरत को निभा रहे थे। अब अमन ने दिल में सोचा, चाचा जी एक बार मुझसे बात तो कर लेते, कहाँ चले गए आप। अब अमन को एक नया डर सताया, कहीं उसके चाचा ने अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर लिया। अब अमन ने अपने चाचा से मन में कहा, चाचा जी आपका पूरा परिवार है, कौन नहीं है आपका, और याना आपकी बेटी ना सही आपकी बहू तो है, क्या मैं आप बेटा नहीं था। अब अमन ने कांता से कहा, क्या मोना ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जिक्र किया था, कुछ नाम बताया था। तब कांता ने सोचते हुए कहा, हाँ मोना मेम साहब कोई नाम तो ले रही थी। अब कांता ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, हाँ याद आया बेटा, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड का नाम राज सिंघानिया बताया था, जो मुंबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब अमन के ऊपर सातों आसमान धड़ाम से गिरे और उसके कानों में सुखविंदर की आवाज गूंजने लगी। राज सिंघानिया ने अपनी खूबसूरत बेटी को चेंगली के आगे सर्व करके वो कॉन्ट्रैक्ट हथिया लिया है, उसने अपनी बेटी को चेंगली को गिफ्ट कर दिया है।
और चेंग ली उसकी बेटी पर इतना फिदा हो गया है उसने शादी करने का ऐलान कर दिया। और अब अमन के जिस्म में ज्वालामुखी से फट रहे थे। गुस्सा उसको मोना पर नहीं था क्योंकि वो मोना के घटियापन से वाकिफ था। आग तो उसको यान की वजह से लग रही थी, जिसने अमन को तलाक का नोटिस भेजकर उस चेंग ली से शादी कर रही थी। लेकिन अब अमन उसको बख्शने वाला नहीं था। अब अमन ने अपने ऑफिसर अपने चाचा की तलाश में लगा दिए। मोना अब याना का पूरी तरह से माइंड वॉश कर रही थी चेंग ली से शादी करने के लिए, क्योंकि याना ने चेंग ली से शादी करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन राज ने मोना को कह दिया था अगर वो याना को शादी करने के लिए मना लेगी तो राज अपनी बीवी आहना को तलाक देकर, जो अभी लंदन अपने परिवार से मिलने गई थी, उसको तलाक देकर उससे शादी कर लेगा और मोना के लिए एक पेरिस में बहुत शानदार बंगला खरीद कर देगा और अरबों रुपया उसके नाम पर बैंक में ट्रांसफर कर देगा। इसलिए अब मोना याना को शादी के लिए मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। और अब याना ने इरिटेट होकर कहा, मोम आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे नहीं करनी है चेंग ली से शादी। तब मोना ने गुस्से से कहा, तो क्या उस देहाती से शादी करना चाहती हो जिसको तुम डिवोर्स नोटिस देकर आई हो? तब याना ने कहा, मोम मैंने कब कहा मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है? तब मोना ने कहा, तो फिर चेंग ली से शादी कर लो याना, वरना वो अमन तुम अपने साथ ले जाने के लिए जमीन आसमान एक कार देगा और पता नहीं उसने खुद के गुंडे भी पाल रखे होंगे जिनके बल पर उसने मिस्टर मल्होत्रा का बंगला हथिया लिया है। और अगर याना वो तुम्हें यहाँ से ले गया तो तुम अपना फ्यूचर अमेंगे कर सकती हो। वो तुम्हें एक टूटे फूटे खंडहर नुमा गहर में ले जाकर फेंक देगा और जबरदस्ती तुमसे अपनी लंबे चौड़े परिवार की तीमारदारी कराएगा। चूल्हे पर बैठकर तुम्हें 20-25 लोगों का खाना बनाने पड़ेगा। दिन में उनके लिए जान खपाओगी और रात को बिस्तर पर ये अमन नाम का वहशी भूखे जानवर की तरह तुम्हारा जिस्म नोचेगा। फिर गांव की हर औरत की तरह तुम्हें भी 10 बराहा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और तब ये जो तुम्हारा टॉप मॉडल बनने का सपना है एक झटके से पीछे के रास्ते दुम दबाकर भाग जाएगा। सिस्क सिस्क कर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और याना अब इमेजिन करके बुरी तरह कांप गई। और अब मोना ने जिंदगी का दूसरा चेहरा दिखाया। अब याना दूसरी तरफ सोचो, अगर तुमने चेंग ली से शादी कर ली तो तुम चाइना की सबसे अमीर औरतों में से एक कहलाओगी। पलक झपकते ही चेंग ली तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। चेंग ली से शादी करके ना तुम सिर्फ टॉप मॉडल बनोगी बल्कि चेंग ली तुम्हारे लिए पूरी मॉडलिंग कंपनी खड़ी कर देगा। 10 कदम पर भी जाने के लिए तुम्हारे पास खुद का एक जेट होगा। हजारों नौकरानियां तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलात होंगी। ना बच्चे पैदा करके अपना फिगर खराब करने की जरूरत है, बच्चे सरोगेट भी करा सकती हो। जो तुम चाहोगी वो होगा। अब याना सोच लो। तुम्हारी एक हाँ और एक ना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम चेंग ली से शादी के लिए हाँ करती हो तो तुम्हारे राज अंकल अमन को रोक सकते हैं, और अगर तुम ना करोगी तो वो अमन को तुम्हें ले जाने से नहीं रोकेंगे। और याना अब अमन का सोचकर बुरी तरह डर गई। अब मोना ने झूठे आंसू दिखाकर कहा, और बेटा उस जाहिल से तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हारी माँ दर बदर भटक रही है और तुम अच्छी तरह जानती हो उस इंसान ने तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक किया है। याना जरा सोचो, जो तुम्हारी माँ के ऊपर हाथ उठा सकता है, तुम्हारे साथ जंगली जानवरों जैसा सलूक किया, वो कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान होगा। क्या तुम ऐसे इंसान से शादी करोगी जो ना तुम्हारी इज्जत करता हो ना तुम्हारी माँ की? अब मोना फूट फूट कर रोने लगी। अब याना ने कहा, नहीं मोम, आपने सोच भी कैसे लिया मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जिसने मेरी माँ पर हाथ उठाया? कभी नहीं, और आप जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी। अब मोना ने याना को सीने से लगाकर शातिराना मुस्कुराकर अपने उंगली से अपनी आंख से आंसू निकालकर जमीन पर झटका। अब अमन ने डायरेक्ट मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और अब अमन राज सिंघानिया के बंगले के बाहर खड़ा था। अब उसने देखा याना और मोना कहीं जा रही थी और अमन ने उन दोनों को देखकर गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और फिर उनकी गाड़ी का पीछा किया और वो गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के आगे रुकी। अब याना और मोना और एक लेडीज उनके साथ अंदर गई। अमन अब हैरान था याना हॉस्पिटल क्यों गई है। अब अमन ने उनके जाने के बाद अपनी हुडी जैकेट का कैप सर पर रखा और मुंह पर मास्क लगा लिया और अंदर गया तो मोना बाहर बैठी रह गई और याना और वो लेडीज अंदर चली गई और अमन का अब दिल बैठा जा रहा था। अब अमन के दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं याना प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, कहीं ये मेरा बच्चा तो अबॉर्शन कराने नहीं आ रही। अब अमन ने आहिस्ता से कहा, अगर इन दोनों माँ बेटी ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो दोनों माँ बेटी का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूंगा। अमन अब आहिस्ता से काउंटर पर बैठी एक औरत के पास आया और याना का नाम बताकर पूछा, ये लड़की यहाँ क्यों आई है? तब उस लड़की ने कहा, सर ये पर्सनल है, मैं आपको नहीं बता सकती। तब अमन ने उसको अपना कार्ड दिखाया तो उस लेडीज ने एकदम बताना शुरू किया, सर वो लड़की अपनी हाइमन रिपेयर सर्जरी कराने आई है। अब अमन कंफ्यूज हुआ
क्योंकि उसकी जानकारी में आज तक किसी ने ऐसी कोई सर्जरी नहीं कराई थी जो उसको पता होता और ना वो कोई डॉक्टर था। अब अमन ने कहा ये कैसी सर्जरी है। तब उस लड़की ने कहा जो लड़कियां अपनी शादी से पहले किसी दूसरे मर्द से फिजिकल रिलेशन बना चुकी होती है तो उनकी हाइमन शील्ड टूट जाती है, इसलिए लड़कियां जब किसी और लड़के से शादी करती है तो इसको रिपेयर कराकर खुद को फिर से कुंवारी बना लेती है। अब उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा ये लड़कियां खूब गुल खिलाकर अपने पति को बेवकूफ बनाती है। इस सर्जरी को कराकर उनके पति सोचते हैं उनकी शादी प्योर वर्जिन लड़की से हुई है। अब अमन थैंक यू कहकर बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर एक हाथ स्टीयरिंग पर जमाकर और दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने होठों पर रखते हुए अब याना की इस सर्जरी को सोचकर जोर से हंसा और कहा लगता है फिर से तुम मुझे अपनी चीखें निकालने का मौका दे रही हो। मेरी बीवी एक बार फिर से मुझे वर्जिनिटी का मजा देने वाली है। आई लाइक इट। अब अमन ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। एक कुबड़ वाला ऊंट सदाबहार वृक्ष, 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 एक कुबड़ वाला ऊंट सदाबहार वृक्ष। पूनम और चंचल धारा को छेड़ रही थी। जब से वो अमन का नाम ले लेकर रोई थी तब से पूनम और चंचल ने उसका नाक में दम कर रखा था। अब वो तीनों हर बार की तरह किचन में खड़ी थी। अब पूनम ने रोटियां बेलते हुए कहा वैसे ते धारा नू कहवे थी महारे को उनका नाम लेने में लाज आवे से, और उस दिन किसे कह कहकर रोरी से कोई महारे अमन को ले आओ, मैं ना जी सकूं उसके बगैर, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, कोई महारे को महारे अमन के पास ले जाओ। और धारा ने कहा तो मन ने ऐसा के गलत कह दिया अमन महारे होने वाले पति से, अब वो महारे ही तो है, तम क्यों इतना चिढ़न लाग रही से। तब चंचल ने कहा ना जिज्जी हम क्यों चिढ़ते, हम तो थारे को चिढ़ा रहे। तब शिवानी जो किचन में खाने का पूछने आई थी उनकी बात सुनकर बोली धारा भाभी सा अगर महारे अमन वीर जी शहर से कोई दूसरी छोरी ब्याह लाए तो कि तब आप उनको महारा अमन बोलोगी। तब धारा ने कहा यू के कह रही शिवानी, ऐसा ना कह वना थारी धारा भाभी सा का दम निकल जाएगा। और अब शिवानी ने हंसते हुए कहा अरे मैं तो आपसे फिरकी ले रही, और फिर तीनों हंस दी। तब शिवानी ने कहा तो भाभी सा महारी एक शर्त है, आपको महारे को एक प्यारा सा गुड्डा देना होगा, बिल्कुल महारे अमन वीर जैसा सुंदर सा। और धारा का रंग शर्म से लाल पड़ गया। याना आज एक हफ्ते बाद संजय की बेटी सूजी के साथ मॉल आई थी शॉपिंग करने। अब याना ने कहा सूजी तुम गार्ड को चकमा देकर क्यों आई हो। तब सूजी ने कहा यार गार्ड मुझे हर जगह अच्छे नहीं लगते। अभी वो बात करती अगर बढ़ ही रही थी जब एक आदमी ने याना को बहुत जोर से कंधा मारा। तब याना ने गुस्से में कहा अंधा है देखकर नहीं चल सकता। तब उस आदमी ने याना को फ्लाइंग किस देते हुए कहा जान देख सकता हूँ तभी तो तुझ जैसी हूर परी को कंधा मारा, वरना तेरे बराबर वाली काली परी को भी मार सकता था। याना ने गुस्से में कहा ब्लडी स्वाइन। और अब उस आदमी ने गुस्से में याना का मुंह पकड़ने ही वाला था तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पूरा घुमा दिया और उसकी चीख अब पूरे मॉल में गूंजी। अब एक लड़के ने जिसने ब्लैक हुडी जैकेट पहनी थी और मुंह पर काला मास्क जिसमें से उसकी बिल्ली जैसी आंखें चमक रही थी, और अब उसने उसके सीने पर एक घुटना रखा हुआ था और एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच रखी थी और मुंह पर उसके लगातार पंच मारता हुआ गुस्से में कह रहा था तेरी हिम्मत कैसी हुई उसको छूने की, शी इज ओनली माइन, वो मेरी है, सिर्फ मेरी है। अमन गुस्से से पागल हो चुका था और उस आदमी को मुंह के मारता मारता पूरा चेहरा बिगाड़ दिया था और वो मार खाकर बेहोश हो चुका था और पूरा मॉल खड़ा ये तमाशा देख रहा था। जब वहां गार्ड आए और उन्होंने अमन से कहा सर छोड़ दीजिए वो मर जाएगा। अब अमन ने उसको एक जोर से लात मारी और वो दूर जा पड़ा। अब याना पत्थर बुत बनी खड़ी थी और सूजी भी हैरान थी। और अब वो याना के पास आया और हल्का सा झुककर उसके कान में कहा यू आर माइन माई लव, ये भूलना मत। अब याना को उसकी आंखें देखकर और उसकी आवाज सुनकर एक पल लगा पहचाने में, वो अमन है और याना का जिस्म खौफ से सुन पड़ चुका था।